दुष्यंत चौटाला, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। सांसद का साक्षात्कार में आज की शख्सियत है देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला, एक ऐसे नेता जिन्होंने हिसार में हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका के सबसे कद्दावर नेता और पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई को उनके गढ़ में हराया। कुलदीप बिश्नोई भिवानी और हिसार में अजय सिंह चौटाला को चुनाव हरा चुके हैं, लेकिन जो पिता नहीं कर पाए उसे बेटे ने कर दिखाया। जी हां, दुष्यंत चौटाला ने हिसार में कुलदीप बिश्नोई को हराकर एक इतिहास रचा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिसार में मिली जीत बेहद मायने रखती है। इसके अलावा सांसद के साक्षात्कार में आज दुष्यंत चौटाला से जानेंगे कि एक युवा सांसद होने के नाते उनका विकास मॉडल क्या है, उनका नजरिया राजनीति और सरकार को लेकर कैसा है। तो सवाल यह भी होगा कि एक युवा सांसद इनेलो के वर्क कल्चर और प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर को किस रूप में देखता है और उसे कैसे बदलना चाहता है। उनकी नजर में अच्छे दिनों के मायने क्या हैं, हरियाणा के लिए अच्छे दिन कैसे होंगे। दुष्यंत चौटाला के साथ आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर सांसद का साक्षात्कार देखते रहे। मैं दुष्यंत चौटाला, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो सांसद का साक्षात्कार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिसार से चुने गए सांसद दुष्यंत चौटाला खुद मौजूद हैं। दुष्यंत, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर, बहुत बधाई। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आपने इतिहास रचा है, जो पिता नहीं कर पाए वो बेटे ने कर दिखाया है, और उम्मीद ये की जा रही है, विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ये युवा चेहरा, ये युवा सांसद आगे कुछ और इतिहास रचेगा। अब आगे की तैयारी क्या है, रणनीति क्या है? जहां बात करते हैं आगे की, हम तो आज ही मैदान में उतर गए। मैं कल राजनाथ सिंह जी से मिलकर आया और मैंने जो पोलिंग और काउंटिंग के बीच का जो सवा महीना था और जो इंसिडेंट हिसार विधान लोकसभा में हुए, जहां लगभग 11 बड़े केसेस हुए, जिसके अंदर लूट भी थी, किडनैपिंग भी थी, गोली भी मारी गई व्यापारियों को, ये मुद्दों पर चर्चा करी। और ओवरऑल हरियाणा के अंदर जो क्राइम रेट बढ़ा है, जहां हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, आज हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से क्राइम बहुत हद तक बढ़ा है। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो मेरे को डाटा याद है कि हमारे प्रदेश में 350 किडनैपिंग्स हुई थी, मगर 2013 का जो सरकारी रिकॉर्ड है वो 1485 का है। महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो आज 68% औरतें हैं जिनके खिलाफ अत्याचार होता है, और उसमें से 28% औरतें ऐसी हैं जिनका डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज होता है। तो कहाँ आज हमारा प्रदेश जा रहा है? सपने दिखाए जाते हैं नंबर 1 बनेगा। नंबर 1 कब बनेगा? जब हर युवा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर रहता है वो दुष्यंत से ज़्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा, अपने आप को खेल कूद की जो फैसिलिटीज है उसमें देखे। हमारी माताएं बहनें, हम इन सारे मुद्दों पर आएंगे। एक युवा सांसद का अपने प्रदेश को लेकर क्या रोड मैप है, अलग अलग मुद्दों को लेकर वो व्यक्तिगत और पार्टी की राय कैसे जनता के सामने रखता है, क्या सोचता है, डेवलपमेंट पर क्या रुख है, ये सब चीजें हम जानेंगे। लेकिन हमने आपकी जीत का जिक्र किया, हमने ये बताया कि आपने प्रदेश में किस शख्सियत को हराया है, हमने ये बताया कि किस तरह से आपने अपनी पार्टी का लोकसभा का वनवास खत्म किया है। अगर हम पिछले विधानसभा के प्रदर्शन को देखें तो एक भी लोकसभा की सीट नहीं थी, तब इनेलो ने जो प्रदर्शन किया था, क्या इन 2 सीटों के बाद इन विधानसभा चुनावों में इनेलो कुछ करने जा रही है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी चुनौती तो थी हिसार में, इसमें मैं आपको जब चुनौती की बात करते हैं तो इतिहास, हिसार की जीत को कितनी बड़ी जीत आप में चुनौती से शुरू करते हैं। पूरा चुनाव कवर किया, अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा था, वर्कर जबरदस्त तैयारी कर रहे थे, दिन रात आपने भी मेहनत की। ऐसा लग रहा था कि अगर ये जीत नहीं मिली तो कुछ छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा। मैं आपके मुद्दे से शुरू करता हूं, जहां आप कहते हो चुनौती। चौधरी देवीलाल जी सीकर से जाकर बलराम जाखड़ जी के खिलाफ लड़े, सोनीपत से लड़े, रोहतक से लड़े, जीते।
कोई सिरसा तो नहीं था। मेरे पिताजी की बात करें तो सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ भिवानी के मैदान पर उतरे, मुख्यमंत्री के बेटे थे, उनको हराया, सांसद बने, फिर हरियाणा की राजनीति की शुरुआत करी। मेरे दादाजी की बात करूं तो दादाजी नरवाना गए, शमशेर सुरजेवाला को हराया, रणदीप सुरजेवाला को हराया, और फिर उचाना आए तो वीरेंद्र सिंह जी को हराया। उन्हें तो कभी ये नहीं सोचा मैं सिरसा से लड़ूं और जीतूं और अपनी राजनीति सिरसा तक सीमित रखूं। और जहां मेरे से पूछा गया कि तूने कहां से चुनाव लड़ना है, तो मैंने पहले दिन कहा था मेरे को ऐसी जगह उतारिएगा जहां मेरे पसीने आए। और चौटाला साहब ने, मैं तो कहता हूँ उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया पार्टी के सभी सीनियर से मिलकर कि चुनौती उनको लगी हिसार में है, तो उन्होंने मेरे को हिसार में उतारा। अगर रोहतक उतारते तो हम रोहतक के लिए भी तैयार थे। नहीं तो ये जीत कितनी बड़ी है? आप जिस तरह बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है अब वो परिस्थितियां और थी दुष्यंत। आप समझते हैं जिन चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी के बारे में जो आप बता रहे हैं, आप अजय जी के बारे में जो कह रहे हैं, वो परिस्थिति दूसरी थी। आज जिस परिस्थिति में पार्टी ने चुनाव लड़ा, आज जिस परिस्थिति में आप मेरे साथ थे उचाना के अंदर, आपने देखा एक प्रवेश करना पड़ा। आप अपनी जनसभाओं में कह रहे थे कि मैं तो पढ़ाई छोड़कर आया हूं। बिल्कुल आया। मेरी तो 27 जनवरी 2013 की मेरी लंदन की फ्लाइट थी, मेरे मास्टर्स की शुरुआत थी, और 16 तारीख को जो ये षड्यंत्र कांग्रेस द्वारा रचा गया, मैंने पढ़ाई छोड़कर मजबूरीवश इस मुहिम में, इस फैसले पे मेरे को उतरना पड़ा कि मेरे को जो पिताजी दादाजी लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करते थे, मुझे उस मैदान में उतरना पड़ा। और जब हम उतरे तो लोगों ने साथ जुड़ना शुरू किया। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के युवाओं का कि सबसे ज़्यादा अगर सहयोग मेरे को पिछले 1.25 साल में मिला तो युवा शक्ति से मिला। मैंने प्रदेश भर में युवा सम्मेलन किए, जहाँ दिग्विजय ने इंसो को संभाल कर यूथ को स्टूडेंट लेवल पर मजबूत किया, वहाँ हमने यूथ में रहकर पूरे प्रदेश में युवाओं को स्ट्रॉन्ग किया। और उसकी वजह से हिसार की धरती करे तो मेरे को याद है एक पत्रकार साथी आप जैसे आए थे घर में और युवा घूम रहे थे, तो कहता जी ऐसे लग रहा है कि ये तो युवाओं की फौज काम कर रही है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ उस फौज का जिनने उस मैदान में उतर के मैदान जीतने का काम किया। दुष्यंत, ये जीत एक नया हौसला देती है कि पार्टी ने बहुत खराब वक्त देख लिया चुनावी राजनीति के हिसाब से, अब सब कुछ बदल देंगे, अब कुछ नया इतिहास रच देंगे। बिल्कुल ये हौसला बढ़ा है। हौसला नहीं, एक एक कार्यकर्ता को आज भरोसा है कि जीता सिरसा जीता हिसार, अब की बार इनेलो सरकार। तो कहीं ना कहीं सिरसा और हिसार की जीत से, जहां एक सुनामी इस देश में हम बात करते हैं, उस सुनामी के अंदर भी हमने 2 सीटें जीती, जहां बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता, प्रदेश के नहीं देश के जी, उनकी सीटें खत्म हो गई, उनकी स्टेट्स खत्म हो गई। मायावती जी जो 20-25 सीटें मिनिमम इस देश में ले जाया करती थी, आज उनकी पार्टी को 0 सीट्स मिली। जहाँ एक मेरे को तो मोबाइल पे आया था कि नेशनल ज्योग्राफिक एक नया चैनल चलाएगी कि हाथी ने अंडा कैसे दिया पहली बार। तो कहीं ना कहीं जो देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास जाहिर किया, आज उसका फैसला है। पार्लियामेंट में उठाकर देखिए, 320 से ऊपर उनके पास सांसद है उनके एनडीए के अंदर। और कहीं ना कहीं लोग देखते हैं, हमारा देश एक दिन की नहीं सोच करता, ना वो 5 साल की सोच करता, हमारा देश 6 महीने की सोच करता है। और इसलिए उनने 100 दिन का रोड मैप बनाया है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि 100 दिन के बाद 5 स्टेटों में विधानसभा चुनाव है और वो रोड मैप ऐसा हो जो देश को आगे लेकर जाए, कहीं वो रोड मैप सिर्फ विधानसभा तक सीमित ना रहे। ठीक है दुष्यंत, आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और राजनाथ सिंह का भी जिक्र किया। आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में आपने कहा कि कल आपकी उनसे मुलाकात हुई है और बहुत सारी चीजें आपने उनके साथ शेयर की हैं। केंद्र में स्थिति हम देखें और प्रदेश में देखें तो बीजेपी को लेकर कुछ बदली सी नजर आती है। प्रदेश के नेता शायद ही कोई मौका हो जो छोड़ते हो इनेलो पर अटैक करने का अपने बयानों में। अभय चौटाला जी ने भी अभी एक सार्वजनिक सभा में कहा कि बीजेपी कतई भरोसे के लायक पार्टी नहीं है। ऐसा क्यों है? ये जो दोहरापन है बीजेपी के भीतर भी और इनेलो की नजर में भी, ये क्यों? आप बीजेपी की बात करते, केंद्र के अंदर जहाँ नरेंद्र मोदी जी की बात आई, हमने बड़े मन से कहा और आज नहीं कहा, रिजल्ट के बाद हमने चुनावों से पहले जब उनका नाम पीएम पद के लिए आया, हमने उस दिन सभा में कहा कि हम उनका खुला समर्थन करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति चौधरी देवीलाल जी से सीखी। उनकी राजनीति जो उनने करी वो चौटाला साहब के साथ करी। और कहीं ना कहीं जो उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध है उसको लेकर, और जो चौटाला साहब को भरोसा था कि नरेंद्र मोदी जी इस देश को सुधार सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को जब चौटाला साहब को मैं उस दिन गाँव लेकर जा रहा था बेल के बाद, तो गाड़ी में मैंने पूछा तो कहा, उनने मेरे को बताया कि मैंने नरेंद्र मोदी को 2001 में कहा था कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे किसी दिन।
तो कहीं ना कहीं विश्वास था चौटाला साहब को भी उन पर कि उनकी जो राजनीति है, उनकी लोकप्रियता है, वो बढ़ेगी। और जहां लेकिन प्रदेश के जो नेता हैं, कल भी हमारे वही आ रहा हूं, जहां प्रदेश सैनी साहब कुछ ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे। देखिए, वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी टिप्पणियां शर्माते हैं, जो कुछ बोले वो बहुत बड़े हैं उम्र में, उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। पर जहां प्रदेश की बात आती है, प्रदेश को भी चलाने वाला एक व्यक्ति होगा, जैसे देश को चलाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। वो एक व्यक्ति बता दीजिए आप मेरे को, किसी पार्टी में इंडियन नेशनल बीजेपी तो कहती है कि नरेंद्र मोदी की लहर अभी बची हुई है, 3-4 महीने लहर में ये सरकार काम करेगी, लहर उसी लहर पर केंद्र में उसी चलेगी, लहर पर हम वोट मांगेंगे और जो हमने केंद्र में किया है वही हम हरियाणा में करके दिखाएंगे। केंद्र में लहर चलेगी, जरूर चलेगी, हम भी उस लहर के अंदर उनके साथ हैं, उस मुहिम में उनके साथ हैं। आज मेरे को सेशन के बाद कई मंत्री मिले, मैंने उनको बोला आप आइए हरियाणा, आप आपके पास मंत्रालय आ गया, मेरी लोकसभा में आइए, हमें ग्रांट्स दीजिए, हम विकास कर कर दिखाते हैं। जो उनने भी कहा जरूर आकर जाएंगे। मगर जहां प्रदेश की बात आ जाती है, नेतृत्व कहां है? आज प्रदेश में एकमात्र लोकप्रिय व्यक्ति जिसके पीछे पूरा प्रदेश है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। और वो हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, आपको भी पता है, वो पूरे प्रदेश के अंदर खुद जा जाकर सरकार आपके द्वार लगाते थे, लोगों के बीच में बैठकर उनकी समस्या सुनते थे। विकास की बात करें, आप हरियाणा के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, 2000 से 2005 के दौरान जो हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई थी, आज पिछले 10 सालों से वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ डेवलप हुआ है? कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को धोखा दिया गया। एडवर्टाइजमेंट जरूर चलाएगी, 138 करोड़ का एक बजट था और लगभग 175 करोड़ का एक बजट था, और उसमें एडवर्टाइजमेंट चलाकर ये दिखाया गया कि कहीं ना कहीं हरियाणा नंबर 1 हो गया, सबसे आगे हो गया। पिछला चुनाव ये झूठ बोल बोल कर जीते, क्योंकि मीडिया का उस समय नया नया प्रभाव था।